दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में से एक। सोचिए, इसके फाइनेंस को मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है। आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारी संसद इंडियन रेलवेज की इस विशालकाय फाइनेंशियल मशीनरी पर अपना कंट्रोल कैसे रखती है। तो असली सवाल यही है ना, कि इतने बड़े पब्लिक एंटरप्राइज को फाइनेंशियली अकाउंटेबल यानी कि आर्थिक रूप से जवाबदेह कैसे ठहराया जाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम में छुपा है, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट यानी लोकतांत्रिक निगरानी। अब देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसमें हर लेवल पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आज हम इसी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि रेलवे पर नजर रखता कौन है, फिर बजट की पूरी अग्नि परीक्षा को समझेंगे। इसके बाद संसद के पावर मूव्स पर बात करेंगे, फिर कमिटीज की भूमिका देखेंगे, ये भी जानेंगे कि जनता की आवाज कहाँ है, और आखिर में ये सब मिलकर एक अकाउंटेबल सिस्टम कैसे बनाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर रेलवे पर नजर रखता कौन है? जवाब बिल्कुल सीधा है, भारत की संसद। यही है इंडियन रेलवेज की अल्टीमेट फाइनेंशियल वॉचडॉग। और देखिए, संसद ऐसा किसी एक टूल से नहीं करती। जैसा कि यहां दिख रहा है, उसके पास पूरे 12 बड़े बड़े तरीके हैं। ये सारे मिलकर एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं। आप इसे एक तरह की फाइनेंशियल अग्नि परीक्षा समझ सकते हैं, जिससे रेलवे के हर एक पैसे को गुजरना ही पड़ता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, बजट की अग्नि परीक्षा। ये वो सालाना सफर है जो रेलवे के पूरे फाइनेंस का रास्ता तय करता है। तो इस पूरी प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है एनुअल बजट, जिसे हमारे संविधान के आर्टिकल 112 के हिसाब से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। बेसिकली ये आने वाले साल के लिए रेलवे का पूरा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है। अच्छा, अब जरा इस फ्लो चार्ट पर नजर डालते हैं। ये हमें बजट का पूरा सफर दिखाता है कि कैसे वो पार्लियामेंट से गुजरता है। देखिए, ये प्रेजेंटेशन और जनरल डिस्कशन से शुरू होता है, फिर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग होती है, और आखिर में आता है एप्रोप्रिएशन बिल। ये बिल सरकार को पैसा खर्च करने की पावर देता है। और फिर है फाइनेंस बिल, जो टैक्स से जुड़े प्रपोजल्स को कानून की शक्ल देता है। इसी प्रोसेस में एक बहुत जरूरी रूल आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब बहुत सिंपल है, यूज इट और लूज इट। यानी जो पैसा फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक खर्च नहीं हो पाया, वो लैप्स हो जाता है, खत्म। सरकार उसे अगले साल इस्तेमाल नहीं कर सकती। इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। देखते हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर यानी सदन के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सीधी जांच पड़ताल कैसे करते हैं। तो एमपीज के पास सवाल पूछने के 3 मेन तरीके होते हैं। एक होते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस, जिनका जवाब मिनिस्टर को मुंह ज़बानी देना पड़ता है। फिर हैं अनस्टार्ट क्वेश्चंस, जिनका रिटन जवाब मिलता है। और तीसरे हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, जो अर्जेंट मामलों के लिए होते हैं। लेकिन सिर्फ सवाल ही नहीं, एमपीज के पास एक और बहुत पावरफुल हथियार है, जिसे कहते हैं कट मोशंस। और ये 3 तरह के होते हैं। पहला, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। इसमें पूरी पॉलिसी का विरोध करने के लिए डिमांड को घटाकर सिर्फ 1 रुपया कर दिया जाता है। दूसरा, इकोनॉमी कट, जिसमें खर्च कम करने का सुझाव दिया जाता है। और तीसरा, टोकन कट, जिसमें किसी खास शिकायत को जताने के लिए डिमांड में से 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, भले ही ये मोशंस फाइनेंशियल लगते हैं, लेकिन अगर कोई कट मोशन पास हो जाए तो इसे नो कॉन्फिडेंस वोट यानी अविश्वास प्रस्ताव के बराबर माना जाता है। इसका मतलब सरकार को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। इतना सीरियस है ये। तो अब पार्लियामेंट के मेन हॉल से निकलते हैं और चलते हैं पर्दे के पीछे, जहां असली फाइनेंशियल जासूसी होती है। यहां काम करती हैं कुछ बहुत ही स्पेशल कमिटीज। यहां पर 3 सबसे अहम फाइनेंशियल कमिटीज की तुलना की गई है। पहली है एस्टिमेट्स कमेटी, जो आगे के खर्चों पर नजर रखती है। दूसरी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी, ये पास्ट में हुए खर्चों का पोस्टमार्टम करती है। और तीसरी है रेलवे कन्वेंशन कमेटी, जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स और डिविडेंड रेट्स तय करती है। अब इन 2 कमिटीज के काम करने के तरीके में एक बड़ा दिलचस्प फर्क है, उनकी टाइमिंग का। पीएसी जो है वो पैसा खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच करती है, एक तरह का पोस्टमार्टम। वहीं एस्टिमेट्स कमेटी पैसा खर्च होने से पहले ही बजट को देखती है, ताकि बचत की जा सके। मतलब एक पास्ट को देखती है तो दूसरी फ्यूचर को। अच्छा, तो अभी तक हमने पार्लियामेंट
और कमिटीज की बात की, पर इसमें आम आदमी यानी रेलवे यूजर्स की आवाज कहाँ है? चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम लोगों से डायरेक्ट फीडबैक कैसे लेता है। इसके लिए भी कई चैनल्स हैं, जैसे कि नेशनल, जोनल और डिविजनल लेवल पर रेलवे यूजर्स की कंसल्टेटिव कमिटीज होती हैं, जहां लोग अपनी राय दे सकते हैं। फिर एमपीज भी लोगों की शिकायतें सीधे रेलवे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। और एक कमेटी तो सिर्फ इस बात पर नजर रखती है कि मिनिस्टर्स ने सदन में जो वादे किए हैं वो पूरे हुए या नहीं। तो इससे ये पक्का होता है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नंबरों की नहीं बल्कि सर्विस की भी हो। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पे। इन सब अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर अकाउंटेबिलिटी का ये पूरा चक्र, ये पूरा लूप कैसे क्लोज करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इस पूरे फाइनेंशियल कंट्रोल के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, बजट का पूरा प्रोसेस, जो एक तरह की सालाना परीक्षा है। दूसरा, पार्लियामेंट में सीधी बहस, जहां सवाल और कट मोशन से मिनिस्टर्स को घेरा जाता है। तीसरा, कमिटीज की गहराई से की गई जांच। और चौथा, खर्च के बाद सीएजी और पीएसी का फाइनल ऑडिट। ये चारों मिलकर एक ऐसा मजबूत चक्र बनाते हैं जिससे बचना मुश्किल है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक रुकावट है, या फिर एक सच्ची डेमोक्रेसी में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्की करने के लिए ये एक जरूरी कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है?